सो ये वाली जो गैसेस हैं, CO कार्बन मोनो, ठीक हो गया। अच्छा, ये गैसेस जितनी यहां पे बढ़ती जाएंगी, सूरज से आने वाली जितनी रेडिएशंस हैं, 50% यहां पे या तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं या रिफ्रैक्ट होती रहती हैं इधर उधर, और 50% नीचे आती हैं। 50% जब आके अर्थ को वार्म अप करती है, अर्थ वापस इनको खारिज करती है। जब खारिज करती है तो उनकी वेवलेंथ पहले की निस्बत बड़ी होती है, इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाती। और इधर आके अगर आप ये गैसेस यहां पे मौजूद है तो ये इसको एब्जॉर्ब करके खुद हीटअप होती हैं, ये गैसेस गर्म हो जाती हैं। जब ये गैसेस वार्म अप होती, आते हुए गर्म इसलिए नहीं होती कि ये यहां पे रुकती नहीं है, या रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, या पास कर जाती, ये एब्जॉर्ब नहीं होती। सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन थ्रू इंसुलेशन, यानी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन इज कॉल्ड इंसुलेशन। सो आप ये नहीं कह सकते कि आपका एटमॉस्फेयर सूरज की रोशनी की वजह से गर्म हो रहा है, वो उसमें से पास कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है, ठीक है। एब्जॉर्ब कौन सी होती, जब वो वापस रीरेडिएट करके ऊपर जा रही होती। अब जब ये गर्म होंगी गैसेस तो इसमें फिर ये खुद रीरेडिएट करेंगे, कुछ ऊपर खारिज कर देंगी, कुछ फिर नीचे भेज देंगे। कहने का मकसद ये है कि ये रेडिएशंस जो है ऊपर भी निकलेंगी और वापस भी आएंगी, और इसी ग्लोब के अंदर ये घूमती फिरती रहेंगी। तो एक नेट बैलेंस जो है आपका, हीट बैलेंस हम उसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ रेडिएशंस गोइंग फ्रॉम अर्थ, इक्वल होना चाहिए। वो बैलेंस नहीं रहता, यहां पे ट्रैप होती हैं। फिर आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर स्लोली 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 इंक्रीज करना शुरू करता है। पिछले 100 साल के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज आया है। इस वक्त एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है एटमॉस्फेयर के, आपके जो अर्थ के करीब आपका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज। ये पहले 14 था, अब 15 है। हर आने वाला साल पिछले साल की निस्बत ज्यादा गर्म हो रहा है। ये सारी गैसेस आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सारी गैसेस जरूरी नहीं कि आप इंसान ही प्रोड्यूस कर रहे हो, ये गैसेस नेचुरली भी इनके इमिशंस हैं। मसलन मीथेन वोल्केनिज्म से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड वोल्केनिज्म से निकलती है, वाइल्ड फायर की वजह से वो ये सारी गैसेस आती हैं, CO2 खास तौर पर CO। इसी तरह से ये गैसेस रिलीज हो रही हैं, मीथेन रिलीज होती फ्रॉम द बॉटम्स ऑफ द ओशन। मीथेन रिलीज जो है वो पैडी राइस या जहां पे आप चावल की फसल और पानी खड़ा करते हैं वहां से मीथेन रिलीज होती है। आपका जो मार्शी लैंड है, मार्शेस हैं जितनी भी अमेज़न वगैरह, वहां से मीथेन रिलीज होती है। H2O वाटर वेपर्स आपके ओशन फ्लोर से आते हैं, ट्रांसपिरेशन से आते हैं, यानी कि पत्ते जो हैं दरख्तों के वहां से ट्रांसपिरेशन। आप इन चीजों को रोक नहीं सकते, ये नेचुरल कॉजेज हैं ग्रीन हाउस गैसेस के जो हीट को ट्रैप करती हैं। आपके कॉजेज कौन से हैं? फॉसिल फ्यूल बर्निंग है। ये पहले नॉर्मल मेथड से ग्लोब कई दफा गर्म हो चुका है, कई दफा ठंडा हो चुका है। इसका एक नेचुरल साइकिल है। ये उस नेचुरल साइकिल में अब इस वक्त वार्म होने के फेज में जा रहा है, वार्म हो रहा है। अच्छा, उस प्रोसेस को आपने फास्ट कर दिया। बहुत सारे लोग हैं, कीप इन माइंड, जो ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट के एंटी हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये डेवलप्ड वर्ल्ड का एक ड्रामा है। डेवलप्ड वर्ल्ड चंद साइंटिस्टों की जेब गर्म करती है और उनको कहती है कि कोल बर्निंग, ऑयल बर्निंग, गैस बर्निंग के ऊपर पूरी दुनिया में वावेला करो ताकि लोग डेवलप ना हो, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज ना हो। उनके ऊपर फुटप्रिंट्स की सूरत में, कार्बन फुटप्रिंट्स की सूरत में उनके ऊपर पाबंदियां लगाओ, उनको स्नब करो। डेवलप्ड कंट्रीज अपने कार्बन इमिशंस रिड्यूस नहीं कर रहे। अमेरिका और चाइना की मिसाल आपके सामने है। अच्छा, तो लोग ये कहते हैं कि ये डेवलप्ड का ड्रामा है और इस वजह से ये बेसिकली सारी इकोनॉमिक गेम है। कोई भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस और ये चलता रहेगा। ग्लोब इससे पहले कई दफा ठंडा हो चुका, कई दफा गर्म हो चुका है, बात दुरुस्त है। मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल सुनाया था। उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को अगर आप गौर से देखें तो रीसेंट इरा में इंसान है, इससे पिछला इरा प्लाइस्टोसीन इरा है, आइस एज कहते हैं उसको।
यानी उसके अंदर तमाम ओशंस और सारे का सारा ये अर्थ जो थी ये फ्रीज हुई हुई थी। फिर उसके बाद ये वार्म अप हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हुई है, और उसके बाद ये मेल्ट होके अभी जो पोजीशन आपके सामने है। व्हाट डू वी कॉल द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम? इंसुलेशन जी। लाइक ट्रम्प डजंट बिलीव इन जी, मैं बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा, अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मान लिया कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट द क्वेश्चन इज कि क्या इंसानों ने इसको फास्ट नहीं किया? क्या हमने कैटलिस्ट के तौर पे काम नहीं किया? वही तब्दीलियां जो 600 साल में आनी थी 100 साल में आ गई हैं। आज तो मैं एंकर ही लग रहा हूं वैसे आपको ये टॉपिक पढ़ाते वापस आए। इतने सीरियस मुंह बना लिए हैं आप लोगों ने। कहने का मकसद ये है कि इंसानों ने ये चीजें प्रोड्यूस करके, नासिर मदनी यार कमाल है वाकई, मुझे भी वही लग रहा है। अच्छा, मुबशर लुकमान तो हर चौथे लेक्चर में ये स्यापा सुनने को मिलता है कि आप मुबशर लुकमान। बस क्या करूं, छोड़ दे, तारीफें ना ज्यादा किया करें, वैसे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वापस आए। अच्छा जी, सिचुएशन ये है कि इंसानों ने कोयला बर्न करके या ये सारी चीजें बर्न करके ये तब्दीली, इसको कैटलिस्ट के तौर पे काम किया, बजाय इसके कि हम ये सोचते कि हमने ग्लोब को वार्म होने से रोकना है, ठीक है जी, और इसके टेम्परेचर को वापस लेके आना है। तो उस सूरत में हमने क्या करना था? हमने कई काम करने थे, एफॉरेस्टेशन करनी थी, ठीक है, वो मैं बताता हूं आपको सारी बातें। हमने वो इकदाम नहीं किए, और हम उल्टा ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जलाओ जो जला सकते हो। ये गलत अप्रोच है। अगर इस तरह करेंगे तो हम बहुत जल्दी नापैद हो जाएंगे। स्टीफन हॉकिंग ये कह के गया है कि अगले 50 साल के बाद ये जो अर्थ है अनइनहेबिटेबल हो जाएगी, इसके ऊपर रहना मुश्किल हो जाएगा। इतनी एंट्रोपी क्रिएट कर रहे हैं आप, इतना एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं आप। ये तब्दीली 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो राइज है, ये एक 100 साल में आया है। अगली सदी के अंदर जो
इम्पोर्ट यानी कि इंसानों को माइग्रेशन मुख्तलिफ इलाकों से लाना, फूड देना ताकि वो काम ज्यादा कर सके, बीमारियों पे काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन जब आती है तो फिर ये सारा काम जो है ये मैनेज होता। इसी दौरान जब पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही थी तो मुख्तलिफ लिटरेचर आया, माल्थस ने थ्योरी दी कि जिस रेट से पॉपुलेशन अब आप बढ़ा रहे हैं, आपकी अर्थ इतनी पॉपुलेशन को फीड नहीं कर पाएगी। बहुत जल्द आपकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है 1 2 4 8 16 32 इस हिसाब से, और आपके रिसोर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ बढ़े। रिसोर्सेज की ग्रोथ बहुत स्लो है और आपकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो बहुत फास्ट है। एक बात तो आपके रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत जल्द, माल्थुसियन थ्योरी कहते हैं हम इसको, माल्थस की थ्योरी है ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अच्छा, ये बातें आपने नहीं, मैं वैसे आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूं ताकि आपको इस बारे में थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। जब उसने ये बातें की तो उसने दो थॉट्स दिए। एक उसने कहा कि ये मसला है, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम उसने कहा फिर नेचर, देन दूसरा पार्ट है उसकी थ्योरी, देन नेचर विल कम इनटू एक्शन, और वो फिर पेंडेमिक्स आएंगी, ड्रॉट्स आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे, यानी डिजास्टर्स आएंगे, सिविल वॉर्स होंगी और इंसान मरेंगे, और ये जो पॉपुलेशन आपकी बढ़ी हुई है नेचर इसको वापस ले आए। पहला हिस्सा तो साइंटिफिकली ठीक है, दूसरा जरा देवमालाई किस्म का है, लेकिन अब मुझे तो लगता है दूसरा भी ठीक ही है उसका। बहरहाल पहले हिस्से के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हुई और यहाँ पे बहस हुई इसके ऊपर। नहीं, थोड़ा सा फर्क है दुआ मन नेचुरल सिलेक्शन से। अच्छा, पहले हिस्से को डेवलप्ड वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया, इसके अगेंस्ट भी बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन पहले हिस्से को डेवलप्ड वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रेट्स होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, उन्होंने अपना जो फर्टिलिटी रेट है उसको रिड्यूस किया, बच्चों की शरह पैदाइश जो है उसको वो नीचे लेके आए। क्यों? अच्छी मेडिसिन की वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, इसलिए जो लोग पहले 60 पे जाके फारग होते 80 90 तक जा रहे हैं। अच्छा, पहले अगर 4 बच्चे हैं तो उनमें से 2 जो हैं खुदा ना खास्ता रेशो के हिसाब से, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इनिशियल डिजीजेस वैक्सीन ना होने की वजह से डिजीजेस की नजर हो जाते, लेकिन वैक्सीनेशन आ चुकी थी। अब जितने पैदा हो रहे थे वो ज्यादातर उसमें से सरवाइव कर रहे थे, तो इसलिए पॉपुलेशन ज्यादा। तो एक ही हाल था कि बच्चों के पैदा करने की जो तादाद है उसको रिड्यूस किया। मारना तो कोई हल नहीं था बैलेंस करने के लिए, फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट, जी बिल्कुल, इसको रिड्यूस किया गया। उसके बाद दूसरा काम क्या किया गया कि उन्होंने एक टारगेट बनाया कि हमने इतना रिड्यूस करना है कि 0 ग्रोथ रेट अचीव कर लें, कि हमारी पॉपुलेशन ग्रो ना करे, उतने पैदा करें जितने मार रहे हैं। और उन्होंने अचीव कर लिया, बल्कि अब तो कई ममालिक हैं जिनकी पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही। डेवलपिंग वर्ल्ड का मसला यह है कि ये किसी भी थॉट को अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लेते हैं। इनके रिलीजियस, सोशल
जी बिल्कुल, ये टेक्निक्स है सारी की सारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मेंशन कर सकते हैं आप। सुनिए जरा, पॉपुलेशन कंट्रोल अकॉर्डिंग टू यूएन डेफिनेशन 18 साल की उम्र तक बच्चा है, 18 से 64 एडल्ट है या यंग है, और इसलिए बहुत सारे सियासतदान अभी आपके यंग है, परेशान ना होकर। 64 प्लस ओल्ड एज, ये दो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आते हैं और ये यूथ जो है इंडिपेंडेंट में आते हैं। डिपेंडेंट पॉपुलेशन से मुराद है जो कमाते कुछ नहीं है, जो इन पे डिपेंड करते हैं। इंडिपेंडेंट से मुराद है जो अर्निंग हैंड्स हैं, जो कमाते हैं। अच्छा, ये दो सेक्शन तो ऑलरेडी डिपेंडेंट हो गए। पाकिस्तान का मसला या मुस्लिम उम्मा का मसला पता क्या है? पाकिस्तान दुनिया की सबसे यंग नेशन, पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा पैदा करता है, यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तानी, और वेलिएस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तानी, वेले भी यही सबसे ज्यादा है। अच्छा सुने जरा, अब ये जो आपका पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर प्रॉब्लम क्या है? 50/50 हो चुकी हुई है परसेंटेज इस वक्त। 50% फीमेल्स है, 50% मेल है। आपका जो 50% इसका पोर्शन है फीमेल का, उसमें से 4 से 5% एक्टिव है, 45% भी डिपेंडेंट। मतलब आपकी पॉपुलेशन का मैक्सिमम चंक डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन आपकी बहुत कम है जो अर्निंग है। अब उनकी तादाद ज्यादा है और आपके रिसोर्सेज कम है, उनमें से भी मेजॉरिटी जॉबलेस है। और एक मुसीबत और है, आपके यहां जॉब से मुराद सिर्फ गवर्नमेंट या प्राइवेट फैक्ट्रीज या इदारों के अंदर ही नौकरी है। हालांकि 70 to 80% आपका मुल्क एग्रीकल्चर से लिंक्ड है। एग्रीकल्चर से लिंक्ड बंदे को तो आप ऐसे ही बेवकूफ समझते हैं ना, उसका कोई सोशल स्टेटस आप समझते हैं? जाहिल, पेंडू, आपने नाम ही बड़े जबरदस्त रखे हैं बंदे के लिए, और ना ही उसके लिए आपकी कोई, मैंने तो ना बजट में कभी कोई चीज देखी है। मिसाल देता हूं आपके सीएसएस की, चलें एग्जांपल देता हूं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको सीएसएस की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी 2 साल की। नॉर्मल एज रिलैक्सेशन 30 साल, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो 32 साल। ओके, फर्क देखिएगा। अगर कोई बंदा वापडा का एम्प्लॉय है, अगर कोई बंदा डेस्कॉन में जॉब करता है, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं। क्या वो बिजी नहीं है? वो काम नहीं कर रहा? गवर्नमेंट फिर सबको या तो जॉब दे, अगर नहीं दे रही तो फिर सबके लिए एटलीस्ट लॉस तो एक जैसे रखे। जो बंदा सारा दिन जमीनों में होता है, जमींदारा करता है, क्या वो काम नहीं कर रहा? क्या जॉब नहीं है? उसके लिए क्या इंसेंटिव रखा हुआ आपने? वापडा के एम्प्लॉय को 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, किस खाते में भाई? नौकरी भी दे रहे हैं, 300 यूनिट भी फ्री दे रहे हैं, उसको भी दे दें। एक तो उसके पास नौकरी नहीं है आपके कवायद ज़वाबत के मुताबिक, वो वैसे वेला है। एक तो उसके पास नौकरी नहीं है, ऊपर से उसको आप फ्री कुछ नहीं दे रहे। जिनके पास ऑलरेडी है उन्हीं को सब कुछ दिए जा रहे हैं। यूरोप अर्बनाइजेशन से तंग पड़ के वापस रूरल एरियाज की तरफ शिफ्ट हो, वो जहां रहते हैं वहीं पे अर्निंग सोर्स डेवलप करते हैं और लाइफ एंजॉय करके दुनिया से चले जाते हैं। हमारा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का ट्रेंड है। हर बंदा बैरिया टाउन में जाके डीएचए में घर बनाना चाहता है, एक दौड़ लगी हुई। गांव के लोग जमीनें बेच के लाहौर आ रहे हैं, कराची जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, फैसलाबाद जा रहे हैं, मुल्तान जा रहे हैं। एग्रीकल्चर करने वाले को इज्जत दें फर्स्ट ऑफ ऑल। ये सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए इज्जत ना रखें, बाकी लोगों को भी इज्जत दे दें, थोड़ी सी बचा लें, थोड़ी सी चुंगे में दे दें, बस हमें थोड़ी सी। उनके लिए इंसेंटिव्स रखें।
एग्रेरियन की रिस्पेक्ट करें, डेयरी फार्मर की रिस्पेक्ट करें, उसको भी कोई इंसेंटिव दे दें। अपने लिए तो आपने सब्ज नंबर प्लेटें भी रखी हुई हैं, ठीक है, कोई टीचर को रिस्पेक्ट दे दें जिसने आपकी कॉम बनानी है, वो भी जरा अपने आप को थोड़ा सा इज्जतदार फील करके इस कॉम पे थॉट्स की इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, टाइम देना शुरू करें, सीरियस ले उन बच्चों को। 9 to 1 सिर्फ वो अपने आप को स्कूल में रख के फिजिकल अपीयरेंस दिखा के निकलने पे बिलीव ना करे, कोई परफॉर्म करना शुरू करे। माजरत से ओवरऑल सिस्टम जो है उसकी सूरत हाल जो है
ओके जी। इसके बाद हमारे कुछ प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस हैं। सिरामिक्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। सुनते जाइएगा, इन पे नोट आ जाता होता है। कौन सा टॉपिक? पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर किसी भी हवाले से कोई भी नोट आ सकता है। सजेशंस पूछ सकता है इसे कंट्रोल करने के लिए, इसकी वजह से जो इश्यूज हैं वो पूछ सकता है। ये प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस हैं बच्चे, डिफरेंट। उसके अंदर ये टॉपिक्स हमने पढ़ने। सिरामिक्स क्या है, सुनते जाइएगा। इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होता। इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मेटल्स नहीं होती इनमें। क्लेई मटेरियल, ठीक है जी, उसको हम सिरामिक बोलते हैं। मिसालें, ईंटें, टाइल्स, ग्लास, शीशा सिरामिक होता है। बर्तन, ये जितने घरों में आप मिट्टी के बर्तन देखते हैं ये सारे सिरामिक है। क्या समझ नहीं आई? सिरामिक्स क्या होते हैं ये बता रहे। सिरामिक्स इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मट्टी से बने हुए मटेरियल्स, क्लेई मटेरियल्स। इज इट ओके? इससे आगे भी मैंने कुछ नहीं बोला। ओके। सिरामिक्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज सुनना जरा। सिरामिक्स ब्रिटल होते हैं, प्रेशर डालोगे क्रैक हो जाएंगे, बेंड नहीं होते। सिरामिक्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, यानी कि आप ईंटों के भट्टे इनके आप वो बनाते हैं, भट्टियां बनाते हैं जिसमें मेटल्स को आप मेल्ट करवाते हैं। इतना ज्यादा टेम्परेचर ये बियर कर सकते हैं। सिरामिक्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। सिरामिक्स ड्यूरेबल होते हैं, बहुत देर तक अपनी सेम पोजीशन बरकरार रख के स्टेबल रह सकते हैं। सिरामिक्स जो होते हैं रिजिड होते हैं, ये जल्दी पानी से, हवा से, केमिकल से खराब नहीं होते।
आपने जनाब शॉपर पकड़ा है, पॉलिथीन शॉपर है, और उसमें आपने चाय डलवाई और लेके हॉस्टल चले गए। कॉमन ये फिनोमिना। रोटियां गरम गरम ली हैं, प्लास्टिक के शॉपर में डाली, ले गए। सालन, जी बिल्कुल, प्लास्टिक बैग्स में नान, योगर्ट, सालन। ठंडी चीज की तो खैर है, गर्म चीज आप इसमें नहीं रख सकते। और ठंडी चीज के लिए भी जो प्लास्टिक इस्तेमाल करना, वो भी स्पेसिफिक होता है, वो फूड ग्रेड होना चाहिए। फूड ग्रेड अगर प्लास्टिक है तो। और फूड ग्रेड चेक करने का पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं। फूड ग्रेड प्लास्टिक्स को चेक करने के लिए कोई लैब नहीं है पाकिस्तान। हमने ये पिछले दिनों एक कंटेनर रोका था, फीडिंग बॉटल्स आई हुई थी, फीडर आए हुए थे बच्चों के चाइना से, तो हमें डाउट था कि ये स्टैंडर्ड के ये बीमारियां कॉज करें। PCSIR, पंजाब यूनिवर्सिटी, UET, कराची यूनिवर्सिटी तक, आगा खान यूनिवर्सिटी तक हम अप्रोच कर बैठे थे डिपार्टमेंट की तरफ से, और हमें जवाब ना मिला था, कहीं से भी उसका फूड ग्रेड चेक नहीं। ऐसे ही वो क्लियर होगी, एज इट इज चल रहा। ठीक है जी। पानी की बोतल है, उसको उसके नीचे लिखा होता है, एक ट्रायंगल बनी होती है, उसके अंदर लिखा होता है 1। उसका मतलब होता है फॉर वन टाइम यूज ओनली। ये उसके डिफरेंट, उस कोड के डिफरेंट मीनिंग्स में से एक मतलब। आप जी जी बिल्कुल, लेकिन आप लोग क्या कर, ना ना वेस्ट नहीं करनी, घर ले जाते हैं 6 महीने तक बगैर धोए उसमें पानी डाल डाल के पीते रहते। सारा सामान मुख्तलिफ प्लास्टिक्स के ऊपर लिखा होता है उन्होंने, और मजे की बात यह है कि वो कोई बड़ी कंपनीज नहीं है जो ये बना रही हैं प्लास्टिक, और लिख देते हैं माइक्रोवेव ओवन सेफ, ऊपर लिख देते हैं। ठीक है जी। एक्रेलिक में भी यही चीज आएगी बच्चे, एक्रेलिक के अंदर भी यही प्रॉपर्टीज हैं, आप उसको इधर यूज नहीं कर सकते। एक्रेलिक मोस्टली यूज हो रहा होता है डिफरेंट पैकिंग में, और इसके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। माय गॉड। अच्छा जी, घरों को प्लास्टिक फ्री करें, किचन को खास तौर पर सिरामिक्स इस्तेमाल करें, उनके बर्तन इस्तेमाल करें। सिरामिक्स में ग्लासवेयर और जितना आपका बाकी सारा चाइना वेयर आता है ये इस्तेमाल करें। मेटल्स को भी ना इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। नॉन स्टिक बर्तन ना इस्तेमाल करें। नॉन स्टिक बर्तन के लिए आपको फिर लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना होता है, घरों में इतनी केयर नहीं होती, आप लोग भी देखते हैं। मेटल के चमचे इस्तेमाल हो रहे होते हैं और वो स्क्रैच हो रहा होता है मटेरियल, खाने में शामिल हो रहा होता है, और आप लोग वो खा रहे होते हैं, वो भी कार्सिनोजेनिक होता है। जी बिल्कुल, माइक्रोवेव ओवन इटसेल्फ इसके हार्म इम्पैक्ट्स हैं। नहीं, सिलिकॉन इस चक्कर में नहीं आता, सिलिकॉन प्लास्टिक्स में तो नहीं आता। सिलिकॉन मिक्स करके ये जो आप बच्चों की निपल्स बनाई जाती हैं, आप उनकी बात कर रहे होंगे, जो फीडिंग बॉटल के लिए इस्तेमाल होती है, हालिया नबीत, सिलिकॉन निपल्स जिनको कहते हैं, बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है फीडिंग के लिए। एट द सेम टाइम वो भी नुकसानदेह, बल्कि डॉक्टर्स तो इसको बिल्कुल रिकमेंड ही नहीं करते कि फीडिंग बॉटल इस्तेमाल की जाए बच्चों के लिए, बहुत मजबूरी में, अदरवाइज रिकमेंडेड नहीं है। नुकसानात बहुत ज्यादा हैं, मतलब मैं अब वो शॉर्ट कर गया हूँ प्लास्टिक्स के बारे में। आपने वो सारा कुछ लिखना है कि किस तरह ये लैंड को पोल्यूट करते हैं, किस तरह जमीन को बंजर करते हैं, किस तरह पानी को रोकते हैं, सीवरेज सिस्टम को बर्बाद करते हैं, जमीन की फर्टिलिटी रिड्यूस करते हैं, ओपन एयर में बर्न करने से हैजर्डस गैसेस रिलीज करते हैं, एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, पानी में जानवरों को, ये सारे स्टेप्स हैं जो इसके डीमेरिट्स में। पता नहीं बच्चे, इसका वो जरा देखें, इसका एब्रीविएशन लिखते हैं, फिर शायद मुझे समझ लग जाए।
अच्छा, वैसे तो मैं सारा दिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स ही देख रहा होता हूँ कस्टम पोर्ट के ऊपर, हम सारा दिन डिस्क्रिप्शंस और इनके पॉजिटिव नेगेटिव ही देख रहे होते, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें हैं जिनका नहीं पता होता, हमारे लिए भी नहीं होती। अच्छा जी, हल क्या है भाई? लेजिस्लेशन करें, प्लास्टिक्स को बैन करें, जो बहुत नेसेसरी है, इंडस्ट्रियल जो यूज है उसके बगैर, बाकी डोमेस्टिक यूज जो प्लास्टिक्स का है इसको बंद करें, पॉलिथीन बैग्स बैन करें, एनवायरनमेंट को क्लीन करें, इसकी डंपिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको मस्ट करें, इंट्रोड्यूस करवाएं, गवर्नमेंट्स इसको हर सूरत इंश्योर करवाएं, पेनल्टीज रखें। ठीक हो गया। फिर